नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से आप सबके साथ द वर्ल्ड दिस वीक डिकोडिंग 24x7 और चैक सिंप्लीफाइज के सौजन्य से उपस्थित हूं। हमेशा की तरह इस बार जनरल कार्की नहीं आ पाए हैं, वो कुछ व्यस्त हैं। तो खैर हम शुरू करते हैं। जैसे आपको पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि ये T20 का मैच चल रहा है और T20 का मैच चलते जा रहा है, लेकिन कुछ बहुत दिलचस्प चीजें हुई हैं। सबसे दिलचस्प चीज ये हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट हुई है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अभी वो फिलहाल न्यूजीलैंड में है। इस विजिट में क्या हुआ है, इसकी बात थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फिर हम जरा अपनी दृष्टि हटाएंगे और ले जाएंगे उसको पर्शियन गल्फ, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया और टर्की खास करके इसलिए क्योंकि वहां पे नेटो का एक बहुत मीटिंग हुई थी और उसमें काफी कुछ फुलझड़ियां पटाखे उड़े थे। वहां से हम चलेंगे, जरा करीब आएंगे, देखेंगे हमारे बगल में खास करके पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये हम बेसिकली इन विषयों पे जरा गंभीरता से विचार करते हैं। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से। अगर आप पिछले 3 महीने की विजिट्स देखें जो प्रधानमंत्री मोदी ने की हैं, आमतौर पे दोनों पूरब और पश्चिम की तरफ, वहां पे जयशंकर जी की विजिट्स हुई हैं, कुछ विजिट्स हमारे पास हुई हैं। इन सब से एक चीज तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा फोकस है ये सारा का सारा एनर्जी सिक्योरिटी पे है। मैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आज हम $4 ट्रिलियन से जरा सा ज्यादा की इकोनॉमी है। हम चाहते हैं कि विश्व की नंबर 3 इकोनॉमी बने, मतलब $10 ट्रिलियन तक पहुंचे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचे। अगर हमको वहां पहुंचना है तो हमें सख्त जरूरत है एनर्जी की। हम देखते हैं कि हमें अगर एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए है तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी कहां से मिलेगी। हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी जब हमारे पास तेल भरपूर भंडार में हो। दूसरा, हमें चाहिए है सोलार, हमें चाहिए है न्यूक्लियर एनर्जी की आज की हमारी क्षमता 8 गीगावाट से जरा सी ज्यादा है। हम चाहते हैं इसको बढ़ा के 100 गीगावाट करें, वो भी 47 तक। अगर हमको ये करना है तो हमें बहुत सख्त जरूरत है यूरेनियम की, और यूरेनियम हमारे पास नहीं है। तो एक हमें चाहिए है तेल, दूसरा हमें चाहिए यूरेनियम। और इसी वजह से आप देखिए मोदी जी का जो विजिट्स हैं, और खास करके ये वाली विजिट जो है ये बहुत अहमियत रखती है। चलते हैं इस वाली विजिट पे कहां गए। सबसे पहले गए मोदी जी इंडोनेशिया। वहां क्या किया, इंडोनेशिया में 3 बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। एक, आपको याद होगा अगर इस बार जो हमारे साथ हो रहा है खास करके गल्फ ऑफ हॉर्मूज में, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज में, वो ये है कि हमको हमारे जहाज वहां से नहीं आ सकते, ना ही हमारे विश्व के जहाज तेल लेके गैस लेके नहीं आ सकते। ईरान ने इसको बंद कर रखा है। अगर हमको चीन के विरुद्ध कुछ करना है तो हमें विश्वसनीय तरीके से चीन को एक तरीके से थ्रेटन करना होगा या उसको दिखाना होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है मलाक्का के एक छोर, जहां मलाक्का से जहाज एंटर करते हैं, ऊपर की तरफ आप देखेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड है जहां पे हम अपना बहुत बड़ा बंदरगाह बनाने वाले हैं। उसके नीचे आ जाता है सबांग पोर्ट, ये आता है इंडोनेशिया में। और अगर ये इंडोनेशिया में आ रहा है और हमने सबांग पोर्ट की बात इंडोनेशिया से कर ली है और हम सबांग पोर्ट को जो है डेवलप करेंगे, मैनेज करेंगे, तो बिल्कुल साफ जाहिर है अगर हम पहले गल्फ स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का में थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकते थे, अब हम स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। हमें बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो काबिलियत होने की जरूरत है। और इसके लिए चीन को बहुत बड़ा मैसेज पहुंच जाता है। ये मैसेज हमने दिया है सबांग और ग्रेट निकोबार आइलैंड से। इसके साथ साथ एक मैसेज और दिया है, आप आ रहे हैं बांग्लादेश, आप बांग्लादेश में छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वहां पे ब्रह्मोस की तरफ से हमने एक बड़ी डील कर दी है इंडोनेशिया के साथ।
सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, हमने डील की है अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल की। ये अस्त्र मिसाइल का सबसे पहली एक्सपोर्ट डील है। ये साफ दर्शाता है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़े छलांग मार रहे हैं, और ब्रह्मोस डिप्लोमेसी जो हमारी है वो एक तरीके से चीन को सीमित रखने में बहुत मददगार होगी। तीसरी बात हमने यहां पे की है कि हम जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, हम इसमें बढ़ावा देंगे। हम मैरीटाइम वहीसों पे फोकस करेंगे, और इंडोनेशिया का एक अफसर जो हमारा मैरीटाइम फ्यूजन सेंटर है गुड़गांव में, वहां पे भी उपलब्ध होगा, ताकि हम अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें। रेयर अर्थ, ये भी इसकी भी डील हुई है। तो रेयर अर्थ हमें क्यों जरूरी है? अगर हमें सोलार में इंडिपेंडेंट होना है और उसके सोलार पैनल्स बनाने हैं, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है बल्कि चीन से हम अपनी डिपेंडेंसी कम करें। अगर चीन की डिपेंडेंसी कम करनी है तो रेयर अर्थ बहुत जरूरी है, और ये हमने यहां से कर लिए। यहां से मोदी जी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से करीब 2010 में समझौता किया था, लेकिन उसके अंतर्गत कितनी बार ऑस्ट्रेलिया ने हमें यूरेनियम दिया? एक, शायद 2019 में, उसके बाद तो दिया नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमारा विश्वसनीय प्रोवाइडर बन जाए, और ये हमने डील साइन की है, ये बहुत मायने रखती है। इसके साथ साथ हमने डिफेंस मैरीटाइम अवेयरनेस, अब देखिए, अगर चीन को आपने मलाका में बंद किया तो इंडोनेशिया के नीचे से आ सकता है, वहां बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। हम मैरीटाइम अवेयरनेस अगर करते हैं तो हमको मालूम होता रहेगा चीन क्या कर रहा है, क्या उसके दावपेच हैं, कहां पे वो क्या कर रहा है। तो इसलिए मैरीटाइम अवेयरनेस ऑस्ट्रेलिया के साथ, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, हम बता रहे हैं कि अब हमारे पास आइए, हमारे पास जियोपॉलिटिकल एक्सपर्टीज है, हमारे पास देखिए कंसिस्टेंसी है, हम रिलायबल है, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा के जोड़ के आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यहां से हम मोदी जी जाते कहाँ है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक हिस्सा है 5 आई नेटवर्क का, मतलब हम जो इंटेलिजेंस नेटवर्क विश्व का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत सीमित तरीके से है, वहां पे न्यूजीलैंड भी एक आता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी को रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट। ये कभी उन्होंने नहीं किया। हमारा एफटीए न्यूजीलैंड के साथ है, और वो उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, और हम ये दर्शा रहे हैं कि पैसिफिक में हमने अपनी पहुंच जो है आगे तक कर रखी है। चाहे भले ही अमेरिका इंडो पैसिफिक से इंडो उसने निकाल दिया, लेकिन हम हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक डर बहुत सताता है, और वो डर है चीन। और अभी पिछले ही हफ्ते चीन ने एक पनडुब्बी के जरिए एक अपनी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। उसमें उसने कोई वॉरहेड नहीं था, डमी वॉरहेड के साथ, लेकिन फिर भी उसने पैसिफिक में वो मिसाइल दागी थी, और कहा यह था कि जो मिसाइल दागी है हमने, ये हमारी बिल्कुल अचूक निशाने पे गई है, बिल्कुल सब कुछ सही हो गया है, और हमने सबको बता दिया था। कौन सी मिसाइल दागी पता नहीं, जो भी होगी, लेकिन डर तो आपने पूरे के पूरे पैसिफिक में फैला दिया। और इस डर की दवा क्या है? इस डर की दवा है भारत, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो खड़ा हो सकता है चीन के विरुद्ध। हम खड़े हुए गलवान में, हम खड़े हुए उससे पहले सिक्किम में, हम खड़े हैं हर जगह चीन के सामने। एक ही देश है जिसने चीनी एप्स को बैन किया था, वो था भारत। तो साफ दिखाई देता है कंसिस्टेंसी और कैपेबिलिटी, इन दोनों में भारत का आंकलन अच्छा है, बहुत अच्छा है। और विश्वास जो है सबसे बहुत अहम चीज है जियोपॉलिटिक्स और खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये विश्वास का पात्र हमने भारत को दिखाया है, दर्शाया है। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस विजिट से हुई है। अभी विजिट खत्म नहीं हुई है, मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन एक विजिट खत्म हुई है। वो विजिट हुई है ट्रंप की टर्की की तरफ।
ट्रंप टर्की गए थे, वहां पे नेटो का एक बहुत बड़ा उनका जो एनुअल समिट होता है उस समिट में गए थे। वहां पे बहुत सारी फुलझड़ियां उड़ी हैं, पटाखे उड़े हैं, इतना ज्यादा हुआ है वहां पे कि आप देखिए टर्की ने सबसे पहला काम बहुत अकलमंदी के साथ किया कि ट्रंप को बहुत खुश करने के लिए जो जो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने ट्रंप को खूब बढ़ाया चढ़ाया, यहां तक कि बोल दिया S-400 जो हमने रशिया से लिया था हम इसको यूएई को बेच देंगे ताकि आप हमको कान हवाई जहाज जो हमारा 5th जनरेशन हवाई जहाज है उसके लिए इंजन दे दें। वहां पे जी के F-110 इंजन लगने हैं। वो चाहते हैं कि F-35 भी अमेरिका टर्की को दे दे। टर्की चाहता है कि जब यूरोपियन यूनियन अपने डिफेंस में खर्चा बढ़ाएंगे तो यूरोपियन यूनियन की डिफेंस चेन्स के ऊपर, सप्लाई चेन्स में वो आ जाए, घुस जाए किसी ना किसी तरीके से। यूरोपियन यूनियन टर्की के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो चाहता है ट्रंप के जरिए, ट्रंप के कंधे के ऊपर अपनी बंदूक लगा के यूरोपियन यूनियन पे किसी तरह से कर सकें। और टर्की का एक और सपना है, सपना यह है कि यूरोपियन यूनियन को वो सारी की सारी जो एनर्जी है, चाहे वो रशिया से आए, चाहे वो मिडल ईस्ट से आए, वो जाए टर्की के जरिए, ताकि फिर टर्की बन जाता है यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट। यूरोपियन यूनियन इसको नहीं चाहता। टर्की ने एक ब्लू होमलैंड नाम की एक स्ट्रेटजी बताई है जिसमें वो ग्रीस, साइप्रस, इन सब के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को हड़पना चाहता है, और दोनों के दोनों नहीं चाहते कि टर्की ये कर सके। तो एक तरफ टर्की का ये था कि हम किसी ना किसी तरीके से ट्रंप का विश्वास जीते और ट्रंप के अपने तरफ कर ले। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि यूरोपियन यूनियन चाहता था कि ट्रंप उनकी तरफ हो, लेकिन ट्रंप जो है वो टर्की की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे थे। इस पूरे मीटिंग में ट्रंप ने सबसे पहले स्पेन को निशाना बनाया और स्पेन को बोला कि आपके ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे, एम्बार्गो लगाएंगे, क्योंकि आपने हमारे हवाई जहाजों को रिफ्यूल करने के लिए परमिशन नहीं दी। वो चाहते हैं स्पेन 5% अपने जीडीपी का डिफेंस पे खर्चा करे, स्पेन ने साफ मना कर दिया है, तो वहां दबाव डालना चाहते हैं। ट्रंप का सपना एक और था, ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड अगर वो ले लेते हैं तो जब भी आर्कटिक सी रूट्स खुलेंगे तो वो ग्रीनलैंड के ही दाएं बाएं से जाएंगे, उनके ऊपर अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर आज ट्रेड रूट्स के ऊपर आपका कंट्रोल है तो आप विश्व के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जो ईरान करने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में, ये करना चाहते हैं ग्रीनलैंड के दाएं बाएं, तो उनको ग्रीनलैंड चाहिए। वो लगे हुए हैं यूरोप को बताने कि आप सना अमेरिका की बातें नहीं मानते हैं, आप हमारे तरफ नहीं आते हैं, आपने हमें सपोर्ट नहीं किया ईरान युद्ध में, हम आपकी तरफ नहीं क्यों देखें, हम जो अपने सोल्जर्स, अपने सैनिकों को रखा है यूरोपियन यूनियन में, हम उनको भी वहां से निकालेंगे। यूरोपियन यूनियन को अब चाहिए है किसी ना किसी तरह से वो सोचे कि अमेरिका अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। उसके पास विकल्प क्या बनते हैं, चीन या भारत। चीन में उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और चीन ने यूरोपियन यूनियन के अंदर काफी कुछ अंदर घुस के बैठा हुआ है, लेकिन चीन के साथ उनका विश्वास जो है वो नहीं है। बचता है सिर्फ भारत, इसीलिए वो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी। भारत के पास क्या है? भारत के पास लोग है, जो है ना मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है जो हम दे सकते हैं। हमारे पास जमीन है, क्योंकि हम इस जमीन में हम बना सकते हैं जो भी उनके फैक्ट्रीज बनाने हैं। हमारे पास स्केल है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के पास क्या है? टेक्नोलॉजी। उनके पास है पैसा, उनके पास है जरूरत, जो क्योंकि वो जरूरत इसलिए है क्योंकि उनको 5% अपना डिफेंस बजट वेपन्स पे करना है और वो नेटो ग्रेड वेपन्स होने चाहिए। और अमेरिका के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सारे यूरोप की डिमांड पूरी कर सके, तो उनको चाहिए एक और स्रोत, एक और सोर्स जहां से वो ये चीजें
बनवा के अपने पास ला सकें। हाँ, वो स्रोत बनता है भारत। तो डिफेंस के एरिया में और यूरोप को करीब करीब $100 बिलियन का खर्चा करना है सिर्फ डिफेंस पे अगले कुछ सालों में। भारत तो यही देख रहा है, और भारत के पास ये सारी चीजें हैं जो यूरोप को चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए है विश्वास, ये भारत के पास है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ आ रहा है, और उनको दिखाई दे रहा है कि भारत एक उनके पास ऑल्टरनेटिव है, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो अमेरिका और चीन के बगैर भी पूरा उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है। तीसरी बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपको, जैसा मैंने कहा था, ब्लू होमलैंड की जो बात हो रही थी, वहां पे इजराइल के खिलाफ भी एर्दोगन ने बहुत से बयान दिए हैं। इजराइल भी उखड़ा हुआ है, ग्रीस उखड़ा हुआ है, साइप्रस उखड़ा हुआ है, और वो चाहते हैं हेक्सागोन बन जाए जिसमें ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, आर्मेनिया, शायद भारत और एक और देश जिसका नाम नहीं लिया गया है, ये मिलके एक तरीके से अलायंस तो नहीं कहूंगा, पार्टनरशिप मान लीजिए, जिसमें इजरायली वेपन्स, भारत की इजराइल की टेक्नोलॉजी, भारत की एक्सपर्टीज और यूरोप की तरफ से पैसा, ये अगर इन सब का मिलन हो जाता है तो सबके लिए सिक्योरिटी की बल्ले बल्ले। ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है, जो हो रही है। अगर ट्रंप ने टर्की में सब कुछ किया है तो ट्रंप पर्शियन गल्फ में भी कुछ कर रहे हैं। यहां पे देखिए, कुछ दिन पहले, महीना भर पहले एक एमओयू साइन किया गया था। वो एमओयू रोज टूटता है, वो रोज कोई ना कोई कुछ चुटपुट होता है। यहां पे अगर आप देखें, अगर आपको कृष्ण में विश्वास हो ना हो, आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि दुर्योधन गलत काम तो करेगा ही करेगा। इस कहानी में दुर्योधन है ईरान। कुछ भी हो जाए, ईरान ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करनी ही करनी है। और देखिए, ईरान ने कुछ दिन पहले 3 मालवाहक जहाज के ऊपर अटैक किया था। ये जहाज कहां से जा रहे थे? ये जा रहे थे ओमान के रास्ते से। ईरान कोशिश में ये था कि जो 2 रास्ते उसने बनाए, जो 2 रास्ते बनते हैं एक तरीके से, अगर आप देखें स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में, एक को अगर आप नॉर्थ चैनल कहते हैं, जो ईरान के काशिम आइलैंड के दाएं बाएं से जाते हैं। आते जब आप अंदर जा रहे हैं तो उसके साउथ से नीचे से जाएं, जब बाहर आ रहे हैं तो ऊपर से आए। वो चाहता है कि वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से निकले ताकि उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सके। अमेरिका चाहता है कि ये ना इस्तेमाल करके जो ओमान के पास है वो उस वाले रास्ते से आए, तो उसने ये ओमान का रास्ता बंद करने की कोशिश की। इसके जवाब में अमेरिका ने बंदर अब्बास, चाबहार, सब जगह पे बमबारी की, वहां पे काफी चीजें नष्ट की। फिर कहा नहीं, अब हम समझौता कर लेते, लेकिन फिर से शुरू हो गई ये बात। कल खबर आई थी कि अमेरिका, ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लगा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। तो अमेरिका ने उसको थोड़ा सा समय दिया, 1 हफ्ते का, कि आप पब्लिकली डिक्लेयर करिए कि आपसे गलती हुई है, पब्लिकली बताइए कि आप आगे से ये ना करेंगे, फिर हम आपके साथ नेगोशिएशन आगे बढ़ाएंगे। आज सवेरे सवेरे खबर आती है कि ईरान ने कतर के ऊपर फिर अटैक कर दिया है। तो ये तो चलता रहेगा, और ये चलता इसलिए रहेगा कि दोनों पक्ष, इससे पहले कि कोई संधि हो, कोई ट्रीटी एक्चुअली हो, अपने अपनी पोजीशन को, अपने अपनी जगह को मजबूत करना चाहते हैं। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज पे कंट्रोल कर ले, अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज पे कंट्रोल ना हो। अमेरिका ने वैसे ही ईरान को बहुत सी छूट दे रखी है, उसके बावजूद लगता नहीं कि ईरान खुश है। लेकिन ईरान में अपनी समस्या है। ईरान में वैसी खबरें आ रही हैं कि IRGC और पॉलिटिकल क्लास के बीच में झड़प हो रही होती रहती है। वहां पे वहीदी जो है IRGC के, वो लगे हुए हैं कि हम नष्ट कर देंगे। ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से सुलह कर ले ताकि हमें समय मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए कि ईरान को फिर हम खड़ा कर सकें। इन दोनों फैक्शन में जीतेगा कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हारने वाले तो साफ दिखाई देते हैं, वो है ईरान की जनता। क्या यही जनता कल, परसों
जब भूखी होगी तो क्या वो इसी रेजिम को पूरी तरह से नष्ट करके फिर से खड़ी होगी? अमेरिका तो यही चाहता है, इसलिए वो सब ये सब है ना कहीं संयम दिखाने की कोशिश करता है, या फिर इतनी बमबारी करता है, उसको लगता है कि शायद इस बार जनता खड़ी हो जाए। लेकिन अब तक तो ये हुआ नहीं है। आगे क्या क्या होगा ये तो वक्त ही जाने। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, वक्त पाकिस्तान की तरफ है ना अच्छी निगाह से नहीं देख रहा। पाकिस्तान में जहां देखें वहां पे बर्बादी दिखाई देती है। पीओजेके में जैसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है वो और बिगड़ती जा रही है। यहां तक कि ब्रिटेन में जहां पे पाकिस्तानी हमेशा भारत के खिलाफ अपने नारे लगाते थे, वहां पे आंदोलन होते थे, मार्च होता था, 50,000 लोग पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे मार्च कर रहे थे। आमतौर काफी सारे इनमें मीरपुर के हैं, उनको मीरपुरी कहते हैं, और मीरपुरी कट्टर एंटी इंडिया थे, भारत के विरुद्ध थे। अब वो पाकिस्तान के विरुद्ध हो रहे हैं। यहां तक कि जो सरदार अमन खान हैं, पीओजेके के जेएएसी के लीडर, उन्होंने साफ साफ भारत से दरखास्त की है कि आप हमें खाना मुहैया कराइए, दवाइयां मुहैया कराइए, अगर हो सके तो एलएसी को थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए ताकि हमारे लोग आ जा सके और खाना ले सके। क्या ये भारत को करना चाहिए? क्या हम विश्वास कर सकते हैं? क्या ये नहीं होगा कि इसी की आड़ में पाकिस्तान के उग्रवादी यहां आ जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ करेंगे? भारत को इसके ऊपर विचार करना है। मेरा अपना मशवरा ये होगा कि हमें टोकन हेल्प तो जरूर करनी चाहिए, हमको पॉलिटिकल हेल्प जरूर करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान वहां तो आग ही आग है। अभी हाल ही में हुआ यह है कि वहां एक मोंगी डैम है, उसके पंप हाउस में बड़ा सा अटैक हुआ। इतना बड़ा अटैक हुआ कि कहते हैं 42 लोग मारे गए, 42 पुलिस वाले मारे गए। 18 इनमें से पहले बंदी बना के ले गए थे, इनके वीडियोस दिखाए गए और उसके बाद उनको भी मार दिया गया। पिछले हफ्ते पसनी में कोस्ट गार्ड के जो वहां पे ये था स्टेशन था, उसके ऊपर अटैक हुआ, वहां भी 12-13 कोस्ट गार्ड के कर्मी को मारा गया है। तो साफ दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान में तो आग ही आग है। ये इतनी आग लगी है कि वहां पे जो लोग हैं वो तो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान बाहर जाए। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान से जाएगा तो चीन क्या करेगा? क्योंकि चीन ने तो अरबों डॉलर खर्च कर रखे हैं सीपीईसी के नाम पे, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने में। उधर अमेरिका और चीन रिकोडेक और सैंडेक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन सब का क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि बलूचिस्तान से तो पाकिस्तान हाथ धोता हुआ दिख रहा है। एक तरफ लग रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी नेगोशिएशन स्किल्स दिखाई थी, अमेरिका और ईरान के बीच में नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ उस नेगोशिएशन का? फिलहाल नेगोशिएशन हो रहे हैं ओमान में। कतर ने साफ कह दिया है ईरान को कि आप हमसे बात ना करें, आप तो हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। ओमान फिर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए जो पाकिस्तान को पैसे मिल रहे थे, जिसके लिए वो ट्रंप के गोद में बैठा हुआ था या चीन के तलवे चाटता था, क्या होगा नेक्स्ट? अंदरूनी मामलात हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है। उसने चीन से दरखास्त की, गुहार लगाई कि आप कुछ करिए। विक्टर गो नाम के चीनी एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम आपका, अगर आप पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, ये मत भूलिए ब्रह्मपुत्र हमारे जरजमीन से निकलता है, ये मत भूलिए इंडस भी है, हम रोक सकते हैं। एक बहुत बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र पे चीन बना रहा है, लेकिन क्या वो कुछ कर सकता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मपुत्र में जो पानी आता है तकरीबन 20% आता है चीन के अंदर से, बाकी तो हिंदुस्तान के अंदर से आता है। तो अगर वो कुछ कर भी पाएंगे तो उस 20% पे करेंगे। दूसरा, अगर वो इतना बड़ा डैम बनाएगा, इतनी बड़ी स्टोरेज बनाएगा, और कोशिश ये है कि
30 गीगावाट से ज्यादा बिजली वहां पे पैदा करे, ये बिजली लेके कैसे जाएगा? टेरेन तो बहुत खराब है। उसके साथ साथ ये हमारे हिमालय की पहाड़ियां जो हैं, ये यंग जियोलॉजिकली बहुत जवान है। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है शॉर्ट नोटिस पे। अगर वो होता है और यहाँ पे अर्थक्वेक आता है या ग्लेशियर लेक फटने का आता है, तो आपको याद होगा कुछ साल पहले हिंदुस्तान में एक ग्लेशियर लेक फटी थी तो बहुत तबाही मचाई थी। अभी पाकिस्तान में एक डैम बह गया है। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि चीन की ये धमकियों से कुछ होने वाला है। और हिंदुस्तान ने वैसे ही अपर सियांग और लोअर सियांग में हम लोग बांध बना रहे हैं, इसको हम पुल पुश तरीके से करेंगे। जब चीन पानी छोड़ेगा हम स्टोर कर लेंगे, जब वो पानी नहीं होगा और पानी यहाँ पे कम होगा तब यहाँ से पानी छोड़ेंगे, फिर वो पानी छोड़ेगा हम फिर स्टोर कर लेंगे। ये हम कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल सिचुएशन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को सिर्फ बगल में बैठ के नींबू पानी पिए, मूंगफली खाएं और पाकिस्तान को टूटते हुए देखते रहे। ये सब आपको देखने से बिल्कुल साफ क्या दिखाई देता है? साफ दिखता है कि एक तरीके से भारत जो है एक आर्क ऑफ सस्टेनेंस कह लीजिए, आर्क ऑफ ट्रस्ट कह लीजिए, आर्क ऑफ कॉन्फिडेंस कह लीजिए, शुरू होता है। वो आर्क एक कोने में ग्रीस, साइप्रस और अर्मेनिया से, इजराइल से होता हुआ सेशल्स, ओमान, यूएई, वहां से होता हुआ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, आपका सबांग पोर्ट, और उसका एक हिस्सा चला जाता है ऊपर वियतनाम, मलय, फिलीपींस और जापान, और एक हिस्सा आ जाता है हल्का सा नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस तरीके से हमने, अगर चीन ने हमारे लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की कोशिश की है, हमने ये आर्क ऑफ कॉन्फिडेंस, आर्क ऑफ ट्रस्ट, आर्क ऑफ सस्टेनेंस की कोशिश की है। सस्टेनेंस ना ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस पूरे इंडो पैसिफिक के लिए, क्योंकि ये देखिएगा आपने यूएई में जो समझौता हुआ था, यूएई अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहां बनाएगा? भारत में। पैसे कौन देगा? यूएई। तो मतलब एक तरीके से आपके पास एक बहुत बड़ा तेल का भंडार भारत के अंदर होगा। अगर कोई समस्या होती है हम इंडो पैसिफिक को फीड कर सकें, और यूएई से हमारे पास, और ओमान और यूएई से पाइपलाइन का प्लान चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम की बात चल रही है, हमने कनाडा से एग्रीमेंट कर लिया है, अब ऑस्ट्रेलिया से हो गया है। अगर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी बनाएंगे और हमको 100 गीगावाट बिजली का सपना पूरा करना है, तो वो कहां से होगा? हमें तो यूरेनियम चाहिए। हम इंतजार करें पहले रिएक्टर बने फिर हम करें? ये हमारी गलतियां पहले होती थी, अब वो नहीं होती हैं। अब पैरेलली सारे काम हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि सारे डेटा सेंटर भारत में बने, एआई में भारत आगे चले, इस सब को चाहिए बिजली। हम चाहते हैं 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने, चाहिए एनर्जी। इसी को तो सस्टेन करने के लिए, इसी को तो बनाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये आर्क ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ये हमें उस दिशा में ले जाएगा। क्या इसका ये मतलब है जो अमेरिका ने पहले कहा था G2, मतलब अमेरिका प्लस चीन विश्व पे काम कर राज कर सकते हैं? क्या आज ये बन रहा है G-2, एक बड़ी ग्रुप ग्लोबल, बिना चीन के, बिना अमेरिका के। इसकी लीडरशिप कौन करेगा, इसका ढांचा कैसे बनेगा, ये सब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सब के बीच में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती इंटरनल है और इसके ऊपर हमें काबू करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेंगे और हम डिफेंस पे खर्चा नहीं करेंगे। हमको कहीं ना कहीं मैंडेट करना पड़ेगा कि डिफेंस पे खर्चा 5% और जीडीपी तक तो जाना ही है। क्यों? क्योंकि लोग आपकी बात तभी सुनते हैं जब आपके पास एक अच्छा सा डंडा होता है। भारत टेक्नोलॉजी, कैपिटल, स्किल्ड मैन पावर, इन सब का मेल पैदा कर सकता है, मिला सकता है
और एक ऐसी अद्भुत कृति कर सकता है जिससे हम एक तरीके से पूरे विश्व में शांति और बहाल और खुशहाली को बहाल कर सके। तो भाइयों बहनों, ये थी खबरें इस हफ्ते की, इनका विश्लेषण इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।